हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज आपके लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास में है, बहुत ही पास में। अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो पूरा फोकस करके इन क्वेश्चनों को याद कीजिए और देखिए आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी टेंशन मत लीजिए, अब केवल इन क्वेश्चनों को याद कीजिए। और एक और बात कि इस वीडियो में हम 21 नंबर से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, यानी कि हम क्वेश्चन नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले के जो 20 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाएं, मैंने वहां वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां पे आप चेक करें और पहले उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, फिर इस पे आएँ। क्लियर हो रहा है? एक भी क्वेश्चन मिस किया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मिस करोगे और बहुत अच्छा स्कोर आप मिस कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। तो उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था। मेंडल एक साइंटिस्ट थे, ये क्या काम किया था इन्होंने कि 2 मटर के पौधे लिए थे। किस चीज़ के? मटर के पौधे। और उस पे पता किया था कि अगर एक पौधा बड़ा है एक पौधा छोटा है तो उन दोनों से जो मिलके बनेगा वो पौधा कैसा होगा, यानी कि उसकी लंबाई बड़ी होगी या छोटी होगी। क्लियर हो रहा है? ऐसे बहुत सारे प्रयोग इन्होंने किस पौधे पे किया था, तो याद रखेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसा पढ़ना है कि मुझे आंसर ना भी लिखूं तो भी आपको पता हो किस चीज़ का? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने क्या किया था, मटर के पौधे लिए थे और उन पौधों को क्या किया, आपस में मिलाया और चेक किया, उनका आपस में प्रजनन करवाया और चेक किया क्या कि कैसा उनका जो प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि नया उनका जो पौधा जन्म ले रहा है वो पौधे का साइज कैसा है। तो बहुत सारे रिजल्ट निकले थे कि एक बड़ा पौधा है दूसरा भी बड़ा पौधा है, तो दोनों मिलके बड़ा पौधा बनाएंगे। एक बड़ा है एक छोटा है, तो छोटा पौधा भी बन सकता है और बड़ा पौधा भी बन सकता है। अगर दोनों छोटे हैं तो ज़्यादातर केस बनता है कि जो पौधा है छोटा हो, लेकिन केवल 2% केस ऐसे बनते हैं जिसमें कि दोनों छोटे होने के कंडीशन में भी पौधा बड़ा हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि सचिन और उनकी वाइफ की हाइट काफ़ी छोटी है, लेकिन जो उनका बेटा है वो काफ़ी लंबा है, तो वो शायद मेंडलीफ के उसी पौधे वाले कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 9th में भी इम्पोर्टेंट है, 10th में भी है, इवन 11th में भी है और 12th में भी है, तो इसको क्यों ना अभी ही हम याद कर ले। तो 2 है, डीएनए तथा आरएनए का प्रसारित नाम लिखिए। प्रसारित नेम पूछने का मतलब ये पूछना चाह रहा है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डी से हो गया डीऑक्सी राइबोस, एन से हो गया न्यूक्लिक और ए से हो गया एसिड यानी कि अम्ल। समझ में आ रहा है? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का बड़ा सिंपल सा है, अगर डीएनए याद हो गया तो आरएनए भी याद आ गया। डी हटा दो, डीऑक्सी हटा दो तो क्या बचा? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, बस ये तो है छोटा सा। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर से देख लीजिए, डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ये काफ़ी बार पूछा गया है, कल कुछ और मैं बताऊंगा, कल के वीडियो जो आएगी उसमें 1-2 और फुल फॉर्म आने वाले हैं, देखेंगे क्या है। अगला कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत प्रतिरोध, नाम में ही छिपा है प्रतिरोध, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध यानी कि जो विद्युत धारा बहने का विरोध करे वो क्या होगा? प्रतिरोध। या हम कह दें कि अगर विद्युत धारा आप बहा रहे हो तो वो क्या करे कि उसकी विद्युत धारा को कम कर दे। जैसे कि आप लगाते हो पंखा, पंखा क्या करता है कि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते ही पंखा घूमने लग जाता है, और जैसे ही पंखा घूमता है तो आपकी बिजली की खपत होने लग जाती है। यानी खपत कैसे हो रही है? तो बहने का विरोध कर रहा है, तो उस विरोध के कारण कुछ ऊर्जा चली जा रही है, इसलिए उसको हम क्या कह देते हैं? प्रतिरोध। तो देखिए इसका आंसर देखें तो हम प्रतिरोध को दिखाते आरते हैं। अगर इसका फॉर्मूला जानना चाहते हो तो रो एल अपॉन ए होता है, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। और अगर बात किया जाए तो प्रतिरोधकता कहते हैं,
अगर मैं बात करूं कि प्रतिरोध R का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध R का मात्रक है ओम। क्या होता है? ओम। ये ऐसे बनाते हैं, वो वाला ओम नहीं कि ओम साईं राम वाला ओम ऐसा बना दे रहे हो, ये वाला ओम नहीं। ये तो चलो ठीक है कि पूजा पाठ में यूज होता है, हमें ओम कौन सा लेना है? ये याद रहेगा, ये वाला ओम। फिर हम बात करते हैं परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। कि जो परिपथ है, परिपथ क्या हुआ कि कोई भी तार है, इसमें हम क्या करते हैं? आवेश बहाते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब कि प्रति सेकंड में कितना आवेश बहेगा, तो उसको क्या कह देते हैं? तो इसका आंसर अगर आप देखो तो इसको हम कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इसको दिखाते किससे हैं? आई से। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे Q अपॉन T। Q क्या हो गया? आवेश, और T क्या हो गया? Q है आवेश और T क्या हो गया? समय। और I क्या हो गया? विद्युत धारा। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जो आपके घर में करंट बहता है ना, कहते हो ना कि करंट लग गया, जैसे सपोज किसी के शरीर में करंट लगते हैं तो दिखाता है मूवी में कि बाल खड़े हो गए, तो वही करंट क्या है? विद्युत धारा। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा फोकस कीजिए कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है कहलाता है। जैसे कोई चुंबक लिया, सपोज मेरे पास है चुंबक, आप लोग को मैं दिखाता हूँ। देखिए ये दो छोटे छोटे ये चुंबक दिख रहे हैं, तो ये चुंबक है। कह रहा है कि भाई इसके आसपास हम कुछ भी चीज़ ले जाएं। जैसे ये चुंबक है ना, तो देखिए इसके आसपास मैं एक लोहे की चीज़ ले आ रहा हूँ, तो इसको ले गए, ये चिपक गया, दिख रहा है? देखिए ये इसे चिपक गया। तो यही कह रहा है संसूचन यानी पता लगाना। क्या हुआ? संसूचन का मतलब क्या है? पता लगाना। तो कह रहा है कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है। तो देखो ये चुंबक है, इसका कुछ अपना क्षेत्र होगा, यहाँ रखा हूँ नहीं चिपक रहा, यहाँ रखा हूँ नहीं चिपक रहा, यहाँ लाते ही चिपक गया। तो इसका ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये चुंबक है, और चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाएगा? चुंबक है तो चारों ओर का क्षेत्र, तो इसका आंसर क्या लिख लोगे? चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है? जैसे कि सबका अपना अपना क्षेत्र होता है, ये चुंबक का अपना क्षेत्र था तो यहाँ चुंबक चिपक गया। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही दो चुंबक हैं, ये इनका अपना क्षेत्र है, देखो ये आके यहीं पे चिपक जाएगा। देखना, ये एक और चीज़ दिखाऊं तो आप इससे प्लस नहीं बना सकते। मैं प्लस बना, देखो ये प्लस ऐसे रखा है, छोड़ूंगा फिर से वो माइनस ही बनने वाला है। ये तो देखिए जैसे कि सबका अपना अपना क्षेत्र है, चुंबक का भी क्षेत्र मैंने दिखाया। जैसे ये मेरे हाथ का क्षेत्र है कि ये इस बीच में जो भी आएगा उसको चोट लग सकती है। क्लियर हो रहा है? तो ये क्या हो गया? मेरा क्षेत्र। ऐसे ही जो चुंबक का क्षेत्र होगा उसको हम क्या कह देंगे? चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर हो रहा है? तो ये है 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी और आगे देखते हैं, चलिए ध्यान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा क्या होती है? एसिड रेन, इसको क्या कहते हैं? एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा क्या है, चलो देखते हैं। नाम में पता छुपा है अम्लीय और वर्षा मतलब बारिश, आप समझते ही हो। समझ में आ रहा है? तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? तो देखिए आंसर, जब वर्षा यानी कि बारिश, ठीक है, वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्लियर हो रहा है? ध्यान क्या देना है कि वर्षा के जल का pH मान कितने से कम होना चाहिए? 5.6 से। 5.6 से कम हो गया तो वर्षा क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। क्लियर हो रहा है? कह रहा था कि जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है
तो ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अरे बारिश भी होने लग गई, देखो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। समझ में आ रहा है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो नाम से ही पता चल रहा है, क्या कर देना है, उदासीन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो बहुत सिंपल है कि क्या मिले, अम्ल मिला किससे, क्षार से। किससे मिला, क्षार से। और बना क्या दिया, लवण, और क्या बना दिया, जल। अगर इसका एक एग्जाम्पल देख लें तो एक है हमारे पास अम्ल, हम ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार ले लिया NaOH, और इसको जो मिला के बना दिया वो क्या बन गया, NaCl, और बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए कितने बार आया है, 2011 में भी आया है, 2015 में, 2019 में, और इस साल भी आने की बहुत ज़्यादा चांस है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए इसको। अगला है, हमारे शरीर में उपस्थित कठोरतम पदार्थ का नाम बताइए। सोचिए आपका शरीर है, आपको पता है कि सबसे कठोर क्या है, सबसे सख्त, सबसे कठोर आपके शरीर का कौन सा भाग है? क्या सोच रहे हो, हड्डी? हड्डी सोच रहे हो ना, गलत। और क्या सोच रहे हो, सोचो, नहीं समझ पाए? रीढ़ की हड्डी, वो भी गलत सोच रहे हो। सर की हड्डी, वो भी गलत। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। क्या? दांत। दांत याद है? तो जो हमारे दांत, सबके दांत है, अब मेरे तो सफ़ेद हैं तो मैं दिखा सकता हूँ, जो ब्रश नहीं करते हैं उनको दिखाने में शर्म आएगी। तो देखो मेनली जो दांत है, और जो दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है एकदम वाइट वाला, क्लियर हो रहा है? देखिए यहाँ जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है, तो जो वाइट वाला हिस्सा है वो उस हिस्से को हम कहते हैं दंत लवक। क्या कहते हैं? दंत लवक। अगर हम बात करें इसका केमिकल की भाषा में तो इसको कहते हैं इनेबल। अब कभी कभी होता ये है कि किसी किसी के दांतों में कीड़े लग जाते हैं। सोचो इतना कठोर चीज़ है कि ये हड्डी से भी मजबूत है, फिर भी इसको कीड़े लग के खोखला कर देते हैं। बहुतों के होंगे भी क्योंकि टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करते हैं। तो देखिए होता क्यों है? होता ये है कि जब कभी भी आप पार्टी कर लेते हो, बर्थडे पार्टी कर लिया, या टॉफ़ी खा लिया, कुछ भी चीज़ मीठा खा लिया, या रात में दूध पी लिया, और वो आप अपने दांतों के अंदर ऐसे ही बिना ब्रश किए, कुल्ला किए, ऐसे ही सो गए। क्लियर हो रहा है? तो होता क्या है कि पहले तो आपने पार्टी कर लिया, अब बाद में आपके दांतों के अंदर बैठी बैक्टीरिया भी आपने जो चीज़ खाया हुआ था उसी चीज़ से वो भी पार्टी कर लेती हैं। क्या होता है? वो भी पार्टी कर लेती हैं। अगर मैं दूसरे भाषा में कहूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि जब भी चीज़ आप कुछ खाते हो और बहुत देर तक पानी मत पियो, कुल्ला मत करो, तो आपको दांतों में एक अजीब लगता है, खट्टापन जैसा। तो होता क्यों है? तो जब आप कुछ भी चीज़ खाते हो, पानी नहीं पीते हो, तो आपका मुंह हो जाता है अम्लीय। क्या हो जाता है? ये याद रखेंगे, क्या हो जाता है? अम्लीय। तो अम्लीय होने के कारण अम्ल जो होता है वो धीरे धीरे करके हमारे दांतों को का क्षय करते रहता है। कैसे क्षय करता है? तो धीरे धीरे दांतों को जलाते रहता है। यानी ऊपर का जो दंत लवक है, इनेबल है, उसको इनेमल है, इसको क्या करता है? गलाते रहता है। कैल्शियम फॉस्फेट
जो है धीरे 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 करके गलते रहता है। क्लियर हो रहा है। और जैसे जैसे ये पूरा गल जाता है तो फिर आपका होल होने लग जाता है, और जैसे ही होल होता है वो बहुत दर्दनाक होता है। आपको भी पता है कि कभी खाना उसमें फंस जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि जब भी कुछ आप मीठा खाते हो तो या तो उसके बाद पानी पियो, और नहीं तो अच्छे से रात में कुल्ला करके, और नहीं तो ब्रश करके सो। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि, हमें क्या बताना है कि जो औषधियाँ हैं वो क्या हैं, क्या कहलाती हैं, ये बताना है। तो इससे पहले तो समझो कि अपच क्या है। अगर ये समझ जा रहे हो कि अपच क्या है तो आप इसका उपचार भी समझ जाओगे। अपच क्यों होता है ये चीज़ को समझो। तो जब भी आप कुछ भी चीज़ खाना शुरू करते हो तो आपको पता है कि जैसे मैं मुंह चलाऊँ यहाँ पे कुछ चलते हुए दिखता है। देखो सब लोग अपने मुंह चला के देखो, अगर ध्यान देंगे तो यहाँ कुछ चलते हुए दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है। यानी जैसे ही आप कुछ भी मुंह चलाना शुरू करते हो, यानी खाना शुरू करते हो, तो हमारे माइंड को इंडिकेट जाता है कि भाई कुछ चलने लग गया। वो माइंड इंडिकेट भेजता है हमारे अंदर बहुत सारे अम्ल बैठे हैं, जैसे पित्ताशय है, HCl निकलता है, जठर रस है, बहुत सारे, ये सब के सब क्या हैं, अम्ल हैं। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं वो नीचे जाता है तो हम जो अंदर का अम्ल बैठा है वो पचाने के लिए, यानी खाने के साथ मिलने के लिए निकलना शुरू हो जाता है। क्लियर हो रहा है। अब सपोज होता ही है कि आप खाना थोड़े थोड़े समय में खा रहे हो और वो थोड़े थोड़े समय में बार बार निकल रहा है। क्लियर हो रहा है। आपने 2 मिनट फिर खाया, फिर कुछ समय बाद फिर खा लिया, फिर, यानी होता क्या है कि जो आदमी दिन भर में बहुत बार खाता है उसको ज़्यादा अपच होता है। रीजन क्या है कि वो जितने बार मुंह चलाएगा उतने बार हमारा शरीर अम्ल निकालेगा। तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, और जैसे ही अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें खट्टे ढेकार आने लगते हैं। समझ में आ रहा है। तो खट्टा जो डकार है वो किसके वजह से आ रहा है, अपच की वजह से। तो जब खट्टा हो गया यानी कि अम्ल हो गया तो उसको शांत करने के लिए आप क्या खाओगे, क्षार खाओगे। अभी एक अभिक्रिया पड़ी ना कि अम्ल में जब क्षार मिला देते तो लवण और जल बाहर निकल जाता है। तो जब हमारा शरीर अम्लीय हो गया तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार। क्लियर हो रहा है। तो जब हम क्षार मिला देते हैं तो उदासीन हो जाता है। यानी कि आप दुकान पे जाते हो, क्या खरीद के लाते हो, इनो खरीद के लाते हो और इनो पी लिया या सोडा पी लिया, तो उससे होता क्या है, तो जो सोडा और इनो है वो होता क्या है, क्षारीय होता है। क्लियर हो रहा है। और आपका शरीर कैसा हो रखा है, अम्लीय। आपने इनो लिया वो है क्षारीय, तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देते हैं, लवण और जल। तो इससे कारण क्या हो जाता है कि आपका शरीर का संतुलन एकदम लवण बन जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है, और आप अपच से बच जाते हो। यानी कि अपच के उपचार के लिए, अगर मैं इसकी आंसर की बात करूं तो अपच के उपचार के लिए जो चीज़ प्रयुक्त किया जाता है, तो लिखोगे अपच के उपचार में प्रति अम्ल, अम्ल का उल्टा अम्ल है, और अम्ल का उल्टा क्या होता है, प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगर एक प्रति अम्ल का एग्जाम्पल लिया जाए तो प्रति अम्ल का एग्जाम्पल क्या होगा, क्षार। यानी कि हम बात करते हैं तनु क्षारक। और तनु क्षारक कौन कौन से हैं, तो लिख लोगे NaOH, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह। तो ये सब हैं, आप आसानी से, जैसे आप इनो लेते हो तो इनो भी इनकी मात्रा मिलाई जाती है, और जिसकी वजह से आपका अपच दूर हो जाता है। क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इससे काफ़ी परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों इनको ये टफ लगता है। तो चलिए समझते हैं। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, ओम। हाँ आप सही सोच रहे हो, ये भारत के होंगे, पंडित होंगे, तब शायद ओम याद कर ओम होगा। तो ऐसा नहीं है, ये फॉरेन कंट्री गई हैं और समझते हैं कि ओम का नियम है क्या। तो इन्होंने एक परिपथ यानी कि किसी चीज़ में करंट कितना बहेगा ये इन्होंने बताया। तो क्या बताया समझते हैं। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं बच्चे। तो डरना नहीं है,
सपोज आपने मेरी वीडियो देखी है, तब तक तो आपको याद हो जाएगा। अगर बाई चांस ऐसे भाग्य खराब रहा कि याद नहीं हुआ तो कुछ भी तो लिखो। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि हेडिंग बनाओ। हेडिंग खूब प्रेम से बनाओ। क्या? ओम का नियम। ऐसा हेडिंग बनाया, 2 पॉइंट ऐसे लगाने हैं, एक एरो बनाना है और नीचे से ऐसे क्या करोगे? अंडरलाइन। ये बेस्ट तरीका होता है आपका क्या करने का? हेडिंग बनाने का। जब हेडिंग बन गया तो मैं तो पूरा परफेक्ट ही लिखूंगा क्योंकि मुझे तो आपको बताना है। लेकिन सपोज आपको नहीं आएगा तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न, अब देखिए भौतिक अवस्थाएं समझना है तो भौतिक अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं? तो भौतिक अवस्थाएं होती हैं ताप तथा दाब। क्या चीज़? ताप तथा दाब। कि किस टेम्परेचर पे ले रहे हो और कितना उस पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ताप तथा दाब न बदला जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती। देखो शब्दों से कंफ्यूज मत होना। समानुपाती लिखे चाहे अनुक्रमानुपाती लिखे, दोनों बात एक ही है। कोई अनुक्रमानुपाती पढ़े हो तो भी टेंशन नहीं, कोई समानुपाती पढ़े हो तो भी कोई टेंशन नहीं। समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है या होता है जो लिखते हो। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप तथा दाब न बदल जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। अब देखो, चाहे आप गाइड से पढ़ लो, चाहे आप किताब से पढ़ लो, चाहे आप मास्टरमाइंड से पढ़ लो, कहीं पर भी ये डायग्राम नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि मेरी हिंदी थोड़ी सी गलत हो जा रही है लिखने में, तो वो इस डायग्राम का हेल्प ले। डायग्राम काफ़ी मदद कर देगा। जैसे डायग्राम कैसे बनाना है तो कुछ हिसाब से ऐसे एक पद ऐसे कर दो, ये टेढ़ा तार कर दो, एक यहाँ पे ऐसा दिल जैसा बना दो। दिल बनाना तो काफ़ी खुश हो जाओगे आप लोग, क्यों? एक ऐसा ये बना दो। ये क्या है? तो इसको हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। ये क्या है? ये है प्रतिरोध। और ये क्या है? एक बल्ब। तो सेल में होता है विभवांतर यानी कि V और इसमें बहती है धारा। हमेशा याद रखेंगे कि प्लस वाले से ले जाएंगे, जो बड़ा है वो प्लस, जो छोटा है वो माइनस। तो कह रहे हैं कि किसी चालक में लगा अगर उसका हम क्या करें? ताप तथा दाब न बदलें तो क्या हो जाएगा? उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि V, उसमें बहने वाली धारा किसके? I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो साइन है ये किस चीज़ का है? अनुक्रमानुपाती का साइन है। तो अनुक्रमानुपाती होता है। और जब कभी भी याद रखना कि अनुक्रमानुपाती साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आता है? कांस्टेंट, एक नियतांक आता है। तो यहाँ पे नियतांक के रूप में जो आएगा वो आता है कैपिटल R।
तो इसको अगर हम सही से लिखें तो V इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आता है IR, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, जहाँ ऐसे लिख लोगे, जहाँ R बराबर प्रतिरोध, V बराबर विभवांतर और I बराबर विद्युत धारा। क्लियर हो रहा है? तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो जिसको भी अगर टॉपर बनने की इच्छा है, जिसको भी अच्छा स्कोर लाने का मन है, जो नहीं लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर नहीं करना चाहते हैं, वो तो छोड़ दें। इन जो अच्छा स्कोर करना चाह रहा है वो ऐसे अगर एग्ज़ाम में इस पैटर्न को फॉलो करेगा तो गारंटी है कि फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, यार मैंने किया तो सब था लेकिन नंबर नहीं आया। कैसे किया था भाई कि नंबर नहीं आया? या तो गलत किया था या सही तरीके से नहीं किया था। तो इस चीज़ को याद रखें कि आपको ऐसे ही करना है। एक बार फिर से समझ लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप तथा दाब न बदला जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो डायग्राम ऐसा बना लो, एक प्रतिरोध, एक बल्ब, एक सेल जोड़ दो, ऐसे डायग्राम। ये आपको अलग करता है अन्य बच्चों से। अन्य बच्चे या तो किताब या गाइड या उनके टीचर या मास्टरमाइंड से पढ़ के गए होंगे, ये डायग्राम उनको कोई नहीं बनवाया होगा। तो जब एग्जामिनर देखता है कि भाई बच्चे ने अलग काम किया है तो उसको भी लगता है कि इसको अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में चलो 3 नंबर का है तो 3 ही देगा, 3 की जगह पे 9 तो देगा नहीं, लेकिन उसके नज़रों में आपका इमेज एक अच्छे बच्चे का छप जाएगा। तो जिसमें आप कमज़ोर भी हो, यानी कि कोई आंसर ऐसा लिखा है जो कि आधा सही आधा गलत है, तो वो उस चीज़ को तो जो गलत वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा और उस पार्ट में भी आपको अच्छा सा स्कोर देगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वहाँ पर भी आप एक अच्छा नंबर पा सकते हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। आज हमने 21 से लेकर 30 क्वेश्चन किए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 क्वेश्चन हमने आज किए। ऐसे क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। बाद में ऐसा होगा कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं इस वीडियो से तो शायद पछताएं कि भाई ये क्वेश्चन तो वही आ रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में था। क्लियर हो रहा है? तो तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।